दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्राचीन भारत के इतिहास की सिंधु सभ्यता के एक मुख्य पुरा स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो पुरा स्थल होगा हड़प्पा। आप जानते हैं, हड़प्पा का नाम लेते ही एक मन में एक कौतूहल दौड़ जाता है कि वो कैसी सभ्यता थी, कैसा नगर था। वास्तव में इस अट्रैक्टिव सभ्यता, इस मनमोहक सभ्यता के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। वास्तव में हम देखते हैं 1826 में इसकी पहली बार चार्ल्स मैसन के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई और रेल पथ निर्माण से उससे मिली हुई असाधारण सामग्री जो जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन के द्वारा निकाली गई थी, और जब वो ब्रिटेन पुरातत्व विभाग में गई तो पता चला कि वास्तव में यहां एक ऐसी सभ्यता दफन है जिसके बारे में हमें अब तक पता नहीं है। और बस यूं समझिए, यहीं से गति मिल जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है, जो 54 से लेकर के लगभग 70 तक चलता रहता है। इधर खुदाई भी होती रहती है। 70 तक इसका जो है 1870 तक सर्वेक्षण चलता रहता है। फ्रीक महोदय भी इस पे आते हैं और इन लोगों की सर्वेक्षण से ये सुस्पष्ट होता है कि दोस्तों, वास्तव में एक खूबसूरत सभ्यता हमारे गर्त में दफन है जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। और फिर थोड़े दिन के लिए तो ये हमारा कार्य ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन बाद में 1905 से इसमें कुछ तेजी आई और 1921 में जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो दयाराम शाहनी को उनकी टीम के साथ भेजा गया। दोस्तों, उनकी टीम में माधव स्वरूप बस, रामदास बनर्जी ये भी थे। और जब 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब पहली दफा फावड़ा चलाया गया, वो हड़प्पा में चलाया गया। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा में पहला फावड़ा किसने चलाया? तो दोस्तों, किसने? दयाराम शाहनी ने। वो उसके इंचार्ज थे। और उसके बाद जब इस सिंधु सभ्यता का उत्खनन कराया गया, समय लगा, तो पाया गया सिंधु सभ्यता के केंद्र से अगर एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या 325 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक जो वृत्त बनाया गया, परिकल्पना की गई, वो वास्तव में पंजाब का निचला भाग, वही हिंदुकुश क्षेत्र, तो दूसरी तरफ उत्तरी पश्चिमी सीमांत को छूने लगा। यानी कह सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र के बीच में यह हड़प्पा केंद्र था। और जब रफली स्ट्रक्चर हमारे हड़प्पा का तैयार किया गया, तो वास्तव में देखा गया कि वो जो हड़प्पा का वास्तव में एक रफली जो किलेबंदी है, जो किला है, जो बस्ती है, वो एक समानांतर चतुर्भुज के आकार पर देखने को मिलती है। यानी मोटा मोटा, यानी कह सकते हैं, यू कैन से रफली एक समानांतर चतुर्भुज के आकार की जो हमारी हड़प्पा की किलेबंदी, हड़प्पा का नगर देखने को मिलता है। और वास्तव में एक अद्भुत वास्तुकला लिए हुए, एक अद्भुत कला का अवलोकन लिए हुए हमारे अभिजात
शासक और शासित वर्गों को क्लासिफाइड करते हुए वो जो संरचना थी उसको दो भागों में बांट दिया। एक एबीटेला जो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, शासक वर्ग, उच्च वर्ग के लिए था, 20 फुट ऊंचे चबूतरे पर जिसके 13 फीट मोटी दीवार और साइड से लगी हुई पक्की ईंटें, अंदर की तरफ कच्ची ईंटें, इस तरीके से उसमें बुर्ज भी बने हैं। ये अलग चीज है कि एबी टीले का उतना ज्यादा उत्खनन नहीं हो पाया है, लेकिन यह निश्चित है कि वो अभिजात वर्ग के लोगों वाला था। तो जो दूसरी तरफ हमारा एबी टीला मिलता है, सॉरी एफ टीला मिलता है, एफ टीला हमारा नॉर्मल व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, शासित वर्ग के लिए, एक सामान्य वर्ग के लिए आप कह सकते हैं, जिसमें मात्र 2 कमरे, वो भी 20 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित, मोटी चार दीवारी से घिरा हुआ। और अगर संपूर्ण रूप से एक हम हड़प्पा की बस्ती को एक समानांतर चतुर्भुज की संज्ञा देते हैं तो हम देखते हैं कि 460 गज उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 215 गज चौड़ा, यानी उसकी लेंथ उत्तर से दक्षिण तक 460 गज और उसकी चौड़ाई 215 गज पूर्व से पश्चिम, और जो उसकी हाइट है दोस्तों वो 40 से 50 फीट। इसको गज नहीं कन्वर्ट करते है ना, नहीं तो मीनार बन जाएगा। ये क्या है? फीट। इस तरीके से अब देखते हैं कि कितनी आकर्षक वास्तुकला के साथ, इतनी संरचना के साथ हमारी हड़प्पापुरा स्थल को निर्मित किया, और समुद्र तल की ऊंचाई से एक अंगुल की तल की ऊंचाई पर यह बसाया गया। उसके बाद 20 फीट का ऊंचे चबूतरे पर निर्मित, यानी हर तरीके से सुरक्षात्मक किले के ऊपर बुर्ज की व्यवस्था, और उसके बाद गढ़ी में अन्नागार, और अन्नागार जो बनाया गया, अन्नागार के साथ में श्रमिकों की बस्तियां, अन्नागार के साथ में श्रमिकों की बस्तियां। अन्नागार को 2 पंक्तियों में बताया गया, उसकी 6 अलग अलग सभागार थे। अब आप देखते हैं जो इसके अन्नागार हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बराबर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बराबर हैं। अब आप देखिए इसमें जो हमारे 6 खानों की 2 पंक्तियों में क्या है, 6 खानों की 2 पंक्तियों में उत्तर में अन्नागार है, जिसका क्षेत्रफल 55 इंटू 43 मीटर है, 55 इंटू 43 मीटर है, और अन्नागार का हर एक कक्ष 35 इंटू 6 मीटर का है, 35 इंटू 6 मीटर का है। और अन्नागार के साथ हमारे मजदूरों की कॉलोनीज हैं जो 1 कमरे वाली हैं, और वास्तव में यहां मजदूर थे। एक मुद्रा में एक उकड़ू बैठा हुआ आदमी यह दृष्टिगत कर रहा है कि वास्तव में यहां कुली था, लेबर था, श्रमिक था, इसीलिए उसके छोटे आकार दिए गए। और अन्नागार और उस श्रमिक बस्ती के साथ में 17 गोल चबूतरे, 17 गोल चबूतरे, जिसके ऊपरी सतह पर पकी ईंटों का काम था, और बीच में एक गड्ढा था, और वहां पर हमें अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर अन्न का क्या होती थी, कुटाई होती थी, अन्न को बारीक किया जाता रहा होगा। तो यानी इस तरीके से जो हमारी सिंधु सभ्यता का जो वास्तुकला है कितनी विधिवत है। वास्तव में यही वो चीज है जो सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है, यानी उनके नगर का नियोजन तरीके से निर्माण, नियोजनबद्ध तरीके से नगर विन्यास, उसके बाद उस नगर की
प्रमुख सड़कों की एक रूपता, गलियों की एक रूपता, उत्तर से दक्षिण को सभी सड़कें दोस्तों समकोण पर काटते हुए गलियां आज की तरह नहीं टेढ़ी मेढ़ी इधर से मुड़ गए उधर हो गया। यानी ये देखा गया कि अगर इस तरीके से रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। और सामुदायिक कुओं की व्यवस्था, जल भंडारण के लिए सामुदायिक कुएं की व्यवस्था, यानी देखते हैं कि ये जो हमारा सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा है, आप देखते हैं कि हमारी इस सभ्यता यानी इतनी बड़ी सभ्यता है, स्वतंत्रता से लेकर के आज तक भी हजारों पुरातन स्थल की खुदाई हो चुकी है और इसका जो क्षेत्रफल है आपको पता है कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, यानी इतनी व्यापक क्षेत्रफल में फैली हुई आपकी सभ्यता है, उसका ये मेन शहर है। उसमें 6 महाशहरों में, 6 महानगरों में हड़प्पा अपने आप में मुख्य केंद्र है। अब देखते हैं उस 6 में आपका ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदाड़ो हो गया सिंध का, फिर अपने यहां भारत में लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया और बनावली हो गया। इसमें से आप देखिए हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, यानी समानांतर चतुर्भुज की आकृति लिए हुए कहां पर है? रावी नदी तट पर अवस्थित है। मैंने पहले भी बताया कि भविष्यवाणी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई थी और इस पे एक व्यापक सर्वे चला 70 तक। चौवन से लेकर के 70 तक, ठीक है। इस तरीके से इसका सर्वेक्षण चला और उसके बाद आप देखते हैं कि जो इसमें मिलने वाली सामग्री है उससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या? सेलखड़ी की नटराज की मूर्ति। क्या? सेलखड़ी की नटराज की मूर्ति, यानी नटराज यानी शिव की नृत्य करते हुई प्रतिमा, शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा जो हमारी नटराज की मूर्ति है। आज भी आप देखते हैं दक्षिण भारत में या नृत्य कला कौशल में नटराज की मूर्ति ही भेंट की जाती है और नृत्य यहां भी आज भी खास है, हमारी परवर्ती संस्कृतियों में भी। तो एक नटराज की मूर्ति मिली हुई है जो चूना पत्थर की है और दूसरे यहां से एक तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिला है? तांबे की इक्का गाड़ी जिसपे कैनोपी है। कैनोपी जानते हैं? आजकल जो सेल लगाने के लिए लगाते हैं, लेकिन उसका मतलब कैनोपी का मतलब है छतरी। तो उस पे कैनोपी है इक्का गाड़ी में और क्या है? पहिए उसके ठोस हैं, रेल की तरह, ट्रेन के पहियों की तरह। ट्रेन के पहिए बिल्कुल गोल होते हैं ना, ठोस होते हैं ना। तो तांबे की इक्का गाड़ी मिली जिसके पहिए ठोस हैं और ऊपर छतरी है। दूसरे यहां से छोटी छोटी 23 मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली है? छोटी छोटी 23 मुद्राएं मिली हैं। इन छोटी छोटी 23 मुद्राओं से हमें क्या मिलता है? ऐसा लगता है कि उस समय भी, उस सभ्यता में भी आज की तरह जादू टोना, वशीकरण, इन सब पर विश्वास किया जाता था। क्योंकि एक मुद्रा पे लिखा हुआ अगर वही श्लोक सारी मुद्रा में लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा? इसका क्या मतलब निकलेगा? यानी ताबीज। आज भी आप देखते हैं कि जिस भी पुजारी के पास जाएंगे, जिस भी तांत्रिक के पास जाएंगे, जिस भी मौलवी के पास जाएंगे, जो भी ताबीज देता है उसके पास से जितने भी ताबीज दिए जाते हैं उसमें एक शाही श्लोक या एक शाही वाक्यांश लिखा रहता है। अगर कोई कहता है कि मैं महावीर जी की सिद्धि प्राप्त किया हूं तो महावीर जी की लाइन लिखी होती है। अगर वो दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त किया हुआ बताता है तो दुर्गा जी की भी लाइन लिखी होती है। अगर वो मौलवी साहब हैं
तो कुरान की आयतें लिखी होंगी। तो दोस्तों, आजकल जरा मौलवी साहब के पास जाके देखिए और बताइए कि मेरा बच्चा डर रहा है, तो वो क्या करेंगे? आजकल तो एडवांस काम हो रहा है ना, लिखेंगे भी नहीं कुरान की आयतें। उन्होंने क्या किया है, A4 साइज पेपर में 4 कॉर्नर में उसको लिख रखा है और लिख करके उसको फोटोकॉपी करा रखा है। दोस्तों, उनके पास भारी मात्रा में फोटोकॉपी होगी और स्केल लगा के उसको फाड़ेंगे और उसको चौकोर करेंगे, उस पर काला धागा लपेटेंगे और वो आपको पकड़ा देंगे। अगर आप 10 लोग उनके पास जाइए अलग अलग समस्या बता करके अलग अलग समय पर, और बाद में अगर आप उस ताबीज को खोलते हैं दोस्तों, उसमें एक जैसी कुरान की आयतें लिखी होंगी। आप अगर महावीर स्वामी की जो सिद्धि लिए हुए हैं, अगर उसके पास 10 लोग जाएंगे अलग अलग, तो आप जब खोलेंगे तो उसमें एक ही मंत्र लिखा होगा। अगर कोई दुर्गा जी का पुजारी है तो उसमें दुर्गा का मंत्र लिखा होगा, लेकिन एक जैसा लिखा होगा। इस तरीके से इन मुद्राओं से यह प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है कि यहां पर क्या होता रहा होगा, ये ताबीज के लिए इस्तेमाल होती होंगी और जादू टोने पे विश्वास करते। दूसरा, वहां की एक मुद्रा से खरगोश का अंकन मिलता है। क्या होता है, वहां की मुद्रा पर खरगोश का अंकन मिलता है ना। और दूसरे, तांबे का पैमाना, यानी वहां से 16 गुणक का तांबे का पैमाना हमें प्राप्त होता है। और दूसरे आप देखते हैं गधे की हड्डियां, तो सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा है उससे गधे की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है R37, यानी इस R37 कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है, R37 कब्रिस्तान में जो ताबूत मिला है, यानी कॉफिन मिला है, वो देवदार लकड़ी का है। किसका है? देवदार लकड़ी का है। बट ये इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारे सैंधो निवासी का नहीं है। किसका है? ये आर्यों का है। आर्य आए हैं और उनका कोई व्यक्ति खत्म हो गया होगा, उसको उन्होंने इस तरह दफनाया होगा। तो ये हो गया। उसके बाद अन्नागार गढ़ी के बाहर है। आप देखिए मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार है और हड़प्पा में भी। मोहनजोदड़ो में अन्नागार गढ़ी के अंदर है, जबकि हमारी हड़प्पा में गढ़ी के बाहर है, यानी किले के बाहर है। बस इतना अंतर है, बाकी क्षेत्रफल में लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है। और आप जानते हैं हड़प्पा को राजधानी कहा जाता है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी राजधानी कहा जाता है, दोनों को युग्मित राजधानी कहा जाता है। दूसरा, यहां से केस प्रसाधन है ना, प्रसाधन केस, वैनिटी बॉक्स भी यहां से मिला है, यानी इससे हमें हड़प्पा की स्त्रियों के सौंदर्य करने का, सजावट करने का, सजने धजने के सारे तरीकों का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। यानी कहा जाता है 36 प्रकार के जूड़े बनाने में एक्सपर्ट थे। अब आप देखिए यहां से एक और चीज मिली है, क्या? 6 लड़ियों का हार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? 6 लड़ियों का हार मिला हुआ है। आप देखिए कितनी कलात्मक, कितनी रोचकता भरे अलंकरणों को वो इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, अपने नीरस जीवन को रुचिकर बनाने के लिए पासे का खेल खेलते थे। पासे की गोटियां हमें यहां से भी मिली हैं, हमें मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं, हमें शतरंज की गोटियां भी मिली हैं, चेस बोर्ड भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, यहां से गोटियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये खेल हमारा चेस का ये सिंधु सभ्यता से उस्सृत है। यानी ये ग्रिड संरचनात्मक से बनाई हुई सिंधु सभ्यता वास्तव में देखा जाए तो पूरी साज सज्जा भोग विलासता के साथ अपने उन्नत जीवन का उन्होंने चित्रण दिया है, अवशेष छोड़े हैं।
इससे पता चलता है कि वो बहुत उन्नत व्यवस्था थी। दूसरे, शल्य चिकित्सा का भी यहां से उच्चतम प्रमाण देखने को मिलता है। कैसे? यहां से एक बलुए धर मिला है, बलुए पत्थर का धर मिला है, और उस धर में कैसे हम सिद्ध करेंगे कि लोग चिकित्सा से वाकिफ हो गए? तो दोस्तों, उस धर के गले में छेद है, कंधे में छिद्र है। इससे लगता है कि यहां के लोग चिकित्सा से भी परिचित रहे हैं और शल्य चिकित्सा करते थे। तो इस प्रकार से हमारी जो सिंधु सभ्यता की चीजें मिली हैं, देखते हैं अपने आप में एक अलग मोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं, एक जानकारियां देती हैं कि हमसे वो लोग कितना आगे थे। दूसरे, सांप और गरुड़ का जो किस्सा है वो भी हमें देखने को मिलता है। क्या? एक मुद्रा पर सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण, यानी गरुड़ ने अपने पंजे पर सर्पराज को दबाया हुआ है और यह दिखाया गया है। आप जानते हैं गरुड़ और सांप की तो कितनी अच्छी चोली दामन की दुश्मनी होती है कि नहीं होती है? आप देखते रामायण महाभारत में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे ऐसे बाण थे कि उस बाण के माध्यम से जब करते थे सर्प हो जाते थे तो दूसरा बाण मारा जाता था, सारा गरुड़ हो जाए और सबको खा जाए, लोगों को बचाया जाए, है कि नहीं? तो ये चित्र यहां पर देखने को मिलता है। दूसरे, यहां से जो मृदभांड मिले हैं दोस्तों, वो भी बड़े खूबसूरत आकृतियों में लिखे हैं। कैसे? मूंछ अभिप्राय। यहां जो मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, बड़े परिष्कृत मिले हैं, बड़े शुद्ध मिले हैं। मैंने क्या बताया? मूंछ अभिप्राय के चित्रण और ज्यामितीय चित्रण, ज्योमेट्रिकल चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का चित्रण किया गया है, पशुओं का चित्रण किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के मृदभांडों में किस पशु का चित्रण किया गया है? किस पशु का चित्रण किया गया है? हिरण का। किसका चित्रण किया गया है? हिरण का चित्रण किया गया है। दोस्तों, एक और पशु का चित्रण किया गया है, वो कौन सा होगा? बारहसिंघा। क्या होगा? बारहसिंघा का चित्रण। दूसरे, मृण मूर्तियां बहुत थी उस समय, जैसे मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक स्त्री मृण मूर्तियां, पुरुष मृण मूर्तियां मिली हैं, तो यहां पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृण मूर्तियां अधिक मिली हैं। यानी ये हमारी सिंधु सभ्यता की बेहतरीन नगरों में से, 6 महानगरों में से एक महानगर, जो कि वास्तव में सबसे पहले खुदाई हो करके और इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता का नामकरण किया गया। यानी मार्टिन व्हीलर ने अपने पुरातात्विक सिद्धांतों के अनुसार यह स्पष्ट किया, 1946 में ऐसा उन्होंने वर्जन दिया कि ऐसी कोई सभ्यता जिससे हम पहले परिचित ना हो, दोस्तों, अगर वो हमें मिलती है और उसका जहां पहला फावड़ा लगता है, मीन्स पहला उत्खनन होता है, उस स्थान के नाम पर हम उस सभ्यता का नामकरण कर सकते हैं। यानी तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। यानी हड़प्पा अपनी संपूर्ण सभ्यता का भी परिचायक है दोस्तों। और आप जानते हैं सिंधु सभ्यता तो इसको इसलिए कहते हैं
क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों की तलहटी पर बसी हुई सभ्यता है। मैक्सिमम केंद्र इस प्रकार से इसके अवस्थित थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। दूसरे कांस्य युगीय सभ्यता भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसी सभ्यता ने सबसे पहली बार हमारे यहां कांसे का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमने आज आप लोगों को सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पुरातन स्थल के बारे में बताया है कि उससे मिलने वाली महत्वपूर्ण रोचक पुरातत्व सामग्री जो उसकी तह तक जाने में हम लोगों को मजबूर कर देती है, जो उसके जानने के बारे में हमारे मन में कौतूहल पैदा कर देती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े बड़े प्रश्नों का आगाज करने में सक्षम है। आज हमने उस पुरा स्थल के बारे में समझा। आगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में भी इसी तरीके से एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से सामग्री देंगे, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो बशर्ते आपको इसका लाभ तब मिलेगा जब पूरे वीडियो को आप धैर्य से सुनेंगे, देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।